So let us come on to the topic in which we were doing the calculation for the TE mode. तो TE mode के लिए ये calculation last class में हम लोगों ने कर ली थी. Apart from that, ultimately we reached to this point where we discussed that for a existing mode to propagate, your beta bar has to be real, and there came the restriction on this particular quantity. अब यहाँ से यार बहुत clarity से समझना और बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ, ये बहुत ही important है. तो वेव गाइड आप ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो फील कर ही सकते हैं, हालांकि वेव गाइड समझना बहुत काफ़ी मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत आप यहाँ से समझ सकते हैं. देखो, तो अब देखो आपको ये चीज़ तो पता है कि ये वाली डायमेंशन कौन सी है, ए, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गई -z, अंदर की तरफ मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ +z. ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं. अब काफ़ी ध्यान से और एक एक पॉइंट देखिए. ये सो दिस डायमेंशन इज योर ए, this dimension is your b. So these are the dimensions. Okay, so these are the dimensions. ये डायमेंशन ए हो गई, ये डायमेंशन बी हो गई, और अंदर की तरफ आपको +z के डायरेक्शन में जाता हुआ सब कुछ दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया. अब ज़रा ध्यान से समझना. यहाँ पे आपने बोला कि सपोज अ सर्टेन मोड इज एग्जिस्टिंग इनसाइड इट, विच मीन्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट TE32, suppose if I talk about TE32. So since I am talking about TE32, so let me also give you the side view of it. साइड व्यू भी मैं आपको दे देता हूँ. ये आप ले लीजिए z एक्सिस. ओके, एंड लेट मी कॉल दिस थिंग एज x = 0 to x = a. ठीक है, अब मैं दोनों व्यूज आपको बताते चल रहा हूँ साथ के साथ. दोनों चीज़ें ध्यान से नोटिस करिए. यहाँ पे देखो, ये था आपका फ्रीक्वेंसी सोर्स लगा रखा था जो आपने, ये ओमेगा. h का मतलब क्या है, h इज √m π/a² प्लस n π/b². ये h था. इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा दैट इज बी म्यू एप्सिलॉन. इसके अंदर जो भी मटेरियल आपने भरा होगा दैट विल बी म्यू एप्सिलॉन. दैट मटेरियल will be a dielectric medium having some mu or certain epsilon that we can also consider. अब देखना ज़रा यहाँ पे, अगर आपने कोई सर्टेन मोड यहाँ पे फिक्स कर दिया, इफ़ यू हैव फिक्स दैट दिस TE32 मोड इज एग्जिस्टिंग मोड, दिस इज योर एग्जिस्टिंग मोड. दोनों साइड बाय साइड देखते रहना. ठीक है, इसका मतलब स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा. नंबर ऑफ हाफ वेव साइकिल अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी 3. तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, 1 2 3. ये सिर्फ मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना रहा हूँ. ठीक है, बाकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न रहेगा. चाहो तो आप वाई वाला भी साइड बाय साइड बना के देख सकते हो. ठीक है, वाई वाला भी अगर आपको देखना है तो आप वाई वाला भी लेके चल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. तो इसी को मैंने क्या करा ना, ब्रेक कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में. वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 स्टैंडिंग वेव पैटर्न, दिस इज z. समझिएगा इस बात को ध्यान से, क्योंकि देखो TE32 आप लिख रहे हो ना, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 2. m मीन्स नंबर ऑफ हाफ वेव साइकिल्स अलॉन्ग z एक्सिस, और इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ हाफ वेव साइकिल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो ये दोनों चीज़ें शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे. इसी के आगे का डिस्कशन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. अब देखो ज़रा, अगर आपने यहाँ पे क्या किया कि ये जो z एक्सिस के अलॉन्ग आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने ये अपनी EM वेव लॉन्च करी, ये लॉन्चिंग वाली EM वेव. ठीक है, साथ में जो आपने यहाँ पे सोर्स लगा रखा था उसकी फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा करी h/√μ⍵ε से. तब देखना क्या होगा, आपने जो सोर्स लगा रखा था h/μ⍵ε से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी. तो जो ये सर्टेन मोड प्रेजेंट था TE32, देखो यहाँ पे इस सर्टेन मोड TE32 का जो भी पैरामीटर आया वो तो h के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि TE32 में से m यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस पैरामीटर विल बी कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द TE32. तो आपने ये h का पैरामीटर अलग से कैलकुलेट कर लिया. म्यू एप्सिलॉन तो आपको मीडियम से मिल जाएगा. फिर आपने सप्लाई चेक करी, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी थी वो h/√μ⍵ε से ज़्यादा थी. तो देखो होगा क्या, जैसे ही ये पूरा का पूरा EM वेव अंदर पहुंचेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी दिखी जो आपने h कैलकुलेट कर रखा था अपॉन μ⍵ से ज़्यादा. तो जो TE32 मोड होगा, ये देखो ये पूरा का पूरा मोड अलॉन्ग द गाइडेड एक्सिस आपका प्रोपेगेट करते हुए आगे निकल जाएगा. ये आपके मोड का प्रोपेगेशन. तो ये मैंने अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके दिखाया. ये पूरा का पूरा मोड आपका along the guided axis propagate करने लगेगा. तो आपने पहले बताया कि दैट TE32 was existing. जब आपने यहाँ पे सप्लाई लगाई, सप्लाई जो था वो एक सर्टेन पैरामीटर से ज़्यादा था,
सर्टेन मैथमेटिकल पैरामीटर से ज़्यादा था, दैट सर्टेन मैथमेटिकल पैरामीटर वॉज h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी h अपॉन म्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा हुआ, इट एक्चुअली प्रोपेल्स द प्रोपगेशन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग मोड। तो जो मोड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, अब वही मोड आपको आगे की तरफ प्रोपगेट करते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको स्टैंडिंग वेव का प्रोपगेशन दिखाया। एक स्टैंडिंग वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस बन रही थी, एक स्टैंडिंग वेव अलॉन्ग वाई एक्सिस बन रही थी। क्या यहाँ तक आपको लॉजिक समझ आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप मुझे बताना, ताकि मैं आगे इसके डिस्कशन आपको समझा सकूँ। तो अल्टीमेटली आपको देखो करना क्या है, इफ़ यू इमेजिन योर सेल्फ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और किसी ने आपको बता दिया TE32 मोड एग्जिस्ट कर रहा है, सो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम देयर, यू विल टेक द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम देयर। m और n की वैल्यू वहाँ से ले लेना, जो भी आपका वेव गाइड है वहाँ से AB की वैल्यू पिक कर लेना। ठीक है, तो m और n की वैल्यू लेना, यहाँ से a और b की वैल्यू ले लेना, और सबसे पहले कैलकुलेट करना h। तो आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो और आपको पता करना है कि इफ़ अ सर्टेन मोड हैज़ टू बी प्रोपगेटेड, किसी भी सर्टेन मोड को अगर प्रोपगेट कराना है तो कैसे मैं करा सकता हूँ। तो आप देखो एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। आपने देखा कि सपोज मुझे किसी ने बता दिया कि TE32 मोड को मुझे प्रोपगेट कराना है, तो सबसे पहले आपने फिल्टर आउट करा वेदर TE32 मोड इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो आपको पता चला ये मोड एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ से आपने m उठाया, यहाँ से n उठाया और उससे h कैलकुलेट किया। ये h आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, ये एक्सपेरिमेंट आपने नोट कर लिया। फिर आप गए डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर से आप ये म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के ले आए। फिर आपने एक मैथमेटिकल पैरामीटर कैलकुलेट किया h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये सारा का सारा आप अपने एक्सपेरिमेंटल बुक में करते जा रहे हो। फिर आपके पास जो सोर्स था, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपने किससे ज़्यादा कर दी, जो आपने पैरामीटर कैलकुलेट किया h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। जैसे ही आप अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा करोगे, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी will allow this TE3 mode to propagate along the guided axis which has been shown there in the two different dimensions। समझ गए ना सारी की सारी बातें कि क्या यहाँ पे कहानी चल रही है। तो आप मुझे बता सकते हैं what should be the final criteria for an existing mode to propagate। क्या वो सोर्स फ्रीक्वेंसी पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। If you want a certain mode to be a propagating mode, should you adjust your operating frequency or the source frequency in a certain format so that it propels your existing mode in a propagating mode along the guided axis। ठीक है, समझ गए? चलो देखो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं एक दो पॉइंट्स आपको और बताता हूँ ताकि आप ये कहानी आगे हमेशा याद रख सकें। ठीक, चलो फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से मेरी बात सुन लो। आप अपने आप को विजुअलाइज करिए। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। सो इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, और मैं आपको दे देता हूँ एज अ टीचर, मैंने दे दिया कि आपको बताना है TE32 मोड प्रोपगेट करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या क्या करोगे अपनी कॉपी एक्सपेरिमेंटल बुक में, सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे वेदर दिस TE32 मोड इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो आपको पता है TE32 मोड एग्जिस्ट कर जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं कि TE मोड को एग्जिस्ट करने के लिए both m and n should not be zero simultaneously। So first of all you decided that this TE32 mode will exist। फिर आपने यहाँ से m और n की वैल्यू निकाली और आपने अपने एक्सपेरिमेंटल बुक में h कैलकुलेट कर लिया। h कैलकुलेट करने के लिए आपको AB की जरूरत पड़ी, वो आपने वेवगाइड के डायमेंशन से पिक कर लिया। सिंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस h, फिर आप गए म्यू और एप्सिलॉन की तलाश में, वो आपको डाइलेक्ट्रिक के अंदर म्यू और एप्सिलॉन मिल गया। फिर आपने ये रेशियो कैलकुलेट किया अपनी कॉपी में, ये एक पैरामीटर निकल के आया जो आपने ला के दिया कि सर अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी, आप मुझे एक ऐसा सोर्स दे दो, एक ऐसा टाइम हार्मोनिक सोर्स दे दो, ऐसी सप्लाई दे दो जिसकी फ्रीक्वेंसी दिस h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा हो फॉर TE32 मोड, तो मैं TE32 मोड को प्रोपगेट करा सकता हूँ along the guided axis, या I can propagate two standing waves, one along x axis, one along y axis simultaneously along the guided axis। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एनालॉजी भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक, तो पूरा समझ गए ना सब लोग, आप लोग। तो आप मुझे बताना ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा या ये मोड के हिसाब से वेरी करता रहेगा। अगर मैं आपको TE45 मोड दे देता तो ये h चेंज हो जाता। अगर मैं आपको TE67 दे देता तो h अपॉन म्यू एप्सिलॉन चेंज हो जाता। तो ये जो पैरामीटर है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द मोड और डिपेंड्स अपॉन द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन साइड द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, थोड़ा बहुत आपको फील भी हो गया होगा कि मोड का प्रोपगेशन होता कैसे है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप हेडिंग देखते हैं इस सेशन की, मतलब इस वाले टॉपिक की, तो हम लोग कुछ ऐसा हेडिंग पढ़ना चाहते थे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ
मोड। ठीक, तो अब मैं आगे से चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू स्टडी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग मोड। पहला पॉइंट, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल पैरामीटर। It is a mathematical parameter associated with each mode। मोड की जब भी बात हो रही है, एग्जिस्टिंग मोड की बात हो रही है, associated with each mode। ओके, हर एक मोड के साथ ये आपका एसोसिएटेड होता है। सेकेंड, द क्वांटिटी h upon under root mu epsilon is called as cutoff frequency of मोड। इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि अगर आपका ये ओमेगा इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, ये अगर आपका क्या है फ्रीक्वेंसी की यूनिट ले रहा होगा, तो ये भी किसकी यूनिट ले रहा होगा? फ्रीक्वेंसी की यूनिट ले रहा होगा। ठीक है, तो आगे से देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये कभी कभी दिमाग में बात अच्छे से बैठती नहीं, बट इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, फिर मैं एक एनालॉजी भी आपको बताता हूँ। ये देखो पैरामीटर जो है ना, ये अगर आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, m पाई बाई a होल स्क्वायर प्लस n पाई बाई b होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट आती है रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। देखो अगर आप इस पैरामीटर को थोड़ा सा इलैबोरेट कर लें तो यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द मोड ओनली। जैसे आप मोड चूज करोगे आपको m और n चूज करना पड़ेगा, आप a और b रेक्टेंगुलर वेवगाइड के डायमेंशन से कैलकुलेट करोगे और ये पैरामीटर निकाल लोगे। तो जैसे आपने TM11 मोड लिया या TE32 मोड लिया या TE23 मोड लिया, तो हर एक डिफरेंट मोड्स के लिए ये मैथमेटिकल पैरामीटर आप एसोसिएट कर सकते हो। क्योंकि आप अपनी जो एक्सपेरिमेंटल बुक है या जो एक्सपेरिमेंटल कॉपी मैं बोल रहा था उसमें बार बार क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, बार बार आप h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ही तो कैलकुलेट करो डिफरेंट मोड के लिए। तो जो आप h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन कैलकुलेट करो हर एक मोड के लिए, ये एक हर एक डिफरेंट मोड के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये जो एसोसिएशन होगा ये देगा क्या? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट TM11 मोड, तो आप h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट h अपॉन म्यू एप्सिलॉन will be associated with TM11 mode, which will indicate that what should be the variation of the operating frequency or the supply so that TM11 mode becomes a propagating mode। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी असल में क्या होता है? एक मैथमेटिकल पैरामीटर है विच इज एसोसिएटेड विद ईच मोड। हर एक मोड के साथ एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर एसोसिएट होगा जो बेसिकली सप्लाई को बताएगा कि आपको किस हिसाब से एडजस्ट करना है अगर आप उस मोड को प्रोपगेटिंग मोड बनाना चाहते हो तो सिमिलरली हम लोगों ने इस जो पैरामीटर को बोल दिया, इसको बोल दिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मोड। तो आगे से अगर आपको ये बताना है कि TE67 मोड प्रोपगेट करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपली ऐसे बोल दोगे कि मैं TE67 मोड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। उसका फॉर्मूला मेरे पास है h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन विच इज जस्ट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विद TE67। फिर मैं सप्लाई वाली फ्रीक्वेंसी को बोलूंगा कि तुम इस h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाओ ताकि जो TE67 वाला मोड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपगेट कर जाए। तो आपको समझ आ रहा है कि वाई दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज बीइंग कॉल्ड एज द मैथमेटिकल पैरामीटर, क्योंकि हर एक मोड के लिए आपको ये कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अब इसी कैलकुलेशन को बार बार वो क्या बोल देता है, इसी कैलकुलेशन को बोल दे रहा है कि एसोसिएट एवरी मोड विद इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर एक मोड को h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से एसोसिएट करो या फिर उसी को टेक्निकली आप बोल सकते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एवरी मोड इन रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड विच इज एग्जिस्टिंग हैज सम एसोसिएटेड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू इट। If the supply frequency becomes greater than that particular cutoff frequency, that mode will be a propagating mode and it will be moving from source to destination। क्या ये वाला लॉजिक सबको समझ आया? बोलो, सोच समझ के बताओ। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे समझो ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप ऐसे समझो हर एक मोड की रिक्वायरमेंट है कि हर एक मोड को कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। तो मैं इसका एक सिंपल सा एनालॉजी भी आपको समझाता हूँ, वो आप समझिए। पहले एक बार इसको कंफर्म कर दो, फिर एनालॉजी से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया कि वाई आई एम कॉलिंग दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अ मैथमेटिकल पैरामीटर। मैथमेटिकल पैरामीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है।
मतलब ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की होती है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, मोड की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मोड का एक मैथमेटिकल पैरामीटर होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। जल्दी बोलो फिर आगे समझते हैं। आ गया? चलो अब एक एनालॉजी समझो। देखो यहाँ पे एक एनालॉजी समझिए। देखो यहाँ पे सपोज ये आप हो, ठीक है, अपने आप को एक मोड की तरह विजुअलाइज करना, अपने आप को एक मोड की तरह विजुअलाइज करना। ये दो स्टूडेंट्स हैं, ये मोड समझ लो, ये पुअर स्टूडेंट है, गरीब है, ये रिच है, ठीक है, ये पुअर स्टूडेंट है, ये रिच स्टूडेंट है। ये हो गए आपके पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स हो गए। तो आपके पेरेंट्स क्या हो गए? सप्लाई। आप क्या हो गए? मोड। ये आपका घर, ये आपका कॉलेज, ठीक है। अब देखो आप एग्जिस्ट तो कर ही रहे हो इस दुनिया में, ऐसा तो है नहीं आप नॉन एग्जिस्टेंट हो, तो आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो। अब ये जो पुअर वाला स्टूडेंट है, ये अपने पापा से क्या बोलेगा या अपने मम्मी से क्या बोलेगा कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे डेली तो ही मैं कॉलेज से, घर से कॉलेज जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो ये जो मोड था, ये जो लड़का था, ये गरीब था, तो इसने कुछ ऐसा मांगा अपने पेरेंट्स से या फिर सप्लाई से जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसा मान लो कि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी? 50 रुपये थी, कि 50 रुपये में इसका डेली का खर्चा चल जाता, तो ये घर से कॉलेज पहुंच जाता। तो जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स से 50 या 50 रुपये से ज़्यादा मांगेगा। तो अगर इसके पेरेंट्स इसे 100 रुपये दे देंगे तो ये अपने घर से कॉलेज तक की दूरी तय कर लेगा। बट अगर कोई अमीर स्टूडेंट है जैसे कि आप लोग हो, तो आप क्या मांगोगे? आपको तो एक बाइक भी चाहिए, आपको एक कार भी चाहिए, साथ में डेली के 10,000 रुपये भी चाहिए, और भी दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, आईफोन चाहिए और आईपैड चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो जो ये वाला स्टूडेंट होगा, ये अपने पेरेंट्स से क्या बोलेगा? कहेगा कि जो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है पहले उसको फुलफिल करो, पहले उसको फुलफिल करो, उसके बाद ही मैं घर से कॉलेज जाऊंगा। तो जो ये यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ये क्या करेगा? फुलफिल करेगा इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो जो ये मोड था, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इसके पेरेंट्स ने फुलफिल करा, तो ये घर से कॉलेज तक पहुँच गया। तो यहाँ से आप ये भी चीज़ समझ सकते हो ना कि जैसे जैसे मोड चेंज होते जाएंगे, सबकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। ये वाला जो मोड है, ये अपने साथ 50 रुपये को एसोसिएट कर रहा है, जबकि ये वाला जो मोड है, ये अपने साथ 1 लाख रुपए को एसोसिएट कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। अगर पेरेंट चाहता है कि ये पर्टिकुलर पुअर बच्चा भी घर से कॉलेज तक पहुंच पाए, तो डेली इसको 100 रुपये इसको देना पड़ेगा, या इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मीट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये पेरेंट चाहता है कि जो ये रिच वाला बच्चा है, ये भी डेली घर से कॉलेज की तरफ जाता रहे, तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की या भी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को बार बार कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सेम एनालॉजी को अगर आप रिपीट करेंगे मोड्स के लिए, तो मोड्स भी मोर और लेस यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक मोड एग्जिस्ट तो कर रहा है, फिर वो देख रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ या सप्लाई की तरफ। अगर वो पेरेंट या सप्लाई उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो वहीं का वहीं प्रेजेंट रहेगा। तो हमेशा मोड को इसी एनालॉजी से अगर आप फील करेंगे, सो यू विल ऑलवेज गेट द बेटर आइडिया। तो आगे से अगर मैं बोलूँ T32 मोड प्रोपोगेट करेगा या नहीं करेगा, तो T32 मोड को एक स्टूडेंट समझना और चेक करना पेरेंट या सप्लाई के पास जाके कि वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर ये 100 रुपये देने में कैपेबल है या 51 रुपीज़ देने में कैपेबल है, तो ये दोनों को तो ये इसको भेज सकता है। अब जरा एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बात को बस लास्ट में, पहले तो ये बताओ एनालॉजी कितने लोगों को समझ में आ गई? तो क्या ये एनालॉजी समझ में आ गई? समझ गए ना, सिंपल सी एनालॉजी। तो ये पेरेंट्स आपकी सप्लाई हो गए, ये दोनों जो स्टूडेंट थे ये आपके क्या हो गए? मोड्स की तरह काम कर रहे हैं। मोड्स प्रोपागेट कब करेंगे? जब आप इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दोगे। इसकी रिक्वायरमेंट डेली 50 रुपये की, इसकी रिक्वायरमेंट डेली 1 लाख रुपए की, इसकी रिक्वायरमेंट फुल होगी 50 रुपये की, तो ये पहुंच जाएगा घर से कॉलेज। इसकी 1 लाख रुपए की फुलफिल होगी तो पहुंच जाएगा। फुलफिल करेगा कौन? सप्लाई। सप्लाई या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इसको फुलफिल करना, ठीक है। चलो, तो ये लॉजिक तो हमको समझ में आ गया। सपोज अब मैं ऐसा बोलता हूँ, चलो पहले देख लो और उसके बाद आगे चलते हैं। ये लॉजिक समझ आ गया ना। अब एक लास्ट पॉइंट इस पे देखना, लास्ट पॉइंट इस पे देखना, तो वहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ जाएंगे। एक एनालॉजी और देखते हैं यहाँ पे सिंपल सी, ठीक है। चलो ठीक है, इन दोनों को ही पुअर ले लेते हैं। पुअर मतलब दोनों गरीब हैं, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट है 10 रुपये की,
सपोज ये फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, इसकी रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज़ की, ये सेकेंड क्लास में पढ़ता है, ये दोनों मोड हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये हो गया पेरेंट। सपोज पेरेंट ने इसके पास 150 रुपये दिए इसने, ठीक है, मतलब 150 अगर देगा तो 150 इसके पास भी चला जाएगा, 150 इसके पास भी चला जाएगा। तो आपको मुझे बताना है कि अगर पेरेंट डेली 150 रुपीज़ देने में कैपेबल है तो उस केस में क्या ये वाला मोड या ये वाला स्टूडेंट भी घर से कॉलेज चला जाएगा और ये वाला भी घर से कॉलेज चला जाएगा, या दोनों में से कोई एक जाएंगे। 150 देने का मतलब इसके पास भी 150 गया, इसके पास भी 150 गया। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मोड या कौन सा स्टूडेंट घर से कॉलेज तक पहुंच पाएगा, कौन सा नहीं पहुंच पाएगा, या दोनों ही पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही पहुंच जाएंगे इस केस में, क्योंकि इसको 100 रुपीज़ चाहिए, इसको 10 रुपीज़ चाहिए, विच मीन्स if the operating frequency is operating in a certain way, it can lead to the propagation of more than one modes if the frequency of the different mode is being fulfilled। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक मोड के प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हो सकता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मोड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो, या बहुत सारे छोटे मोड्स के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सीड कर गया हो। तो एक सर्टेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माइट लीड टू द प्रोपगेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स इनसाइड द वेवगाइड। समझ आ गया लॉजिक ये सबको? ठीक है, यस, सो वेरी गुड। तो देखो ये एनालॉजी अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और वेवगाइड के मोड्स को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब भी मोड की बात हो विजुअलाइज योर सेल्फ, जब भी सप्लाई की बात हो विजुअलाइज योर पेरेंट्स। इफ दे विल बी फुलफिलिंग योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज यू विल बी गोइंग फ्रॉम होम टू कॉलेज। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने पॉइंट समझाया, एक सिंगल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माइट फुलफिल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस डिफरेंट मोड्स, सो इट कैन लीड टू द प्रोपगेशन ऑफ वेरियस मोड्स अलोंग द गाइडेड एक्सिस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पर्टिकुलर सप्लाई पे या एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक ही मोड प्रोपगेट करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितने सारे मोड्स की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सीड कर पा रही है, एंड इट विल लीड टू द प्रोपगेशन ऑफ ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ गए ये सारी बातें? चलिए अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। If you have understood till now, so this was the most difficult part to teach, in which I have explained you the existence of the mode and the propagation of mode and its relation to the supply or its relation to the operating frequency। ठीक, बोलो यार अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे फिर कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह निकालते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लॉजिक्स विच आई हैव टॉट यू। चलिए, तो देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला 1/2 पाई h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और यू कैन ऑल्सो राइट ओमेगा c अपॉन h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड। इसी को अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं, so I will be getting it as 1/2 pi अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन m pi by a होल स्क्वायर प्लस n pi by b होल स्क्वायर। पाई को बाहर ले लेना, सो इवेंचुअली दिस बिकम्स 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट m by a होल स्क्वायर प्लस n by b होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मोड। जितने मोड होंगे उनके साथ ये चीज़ एसोसिएटेड होगी बाय डिफॉल्ट। ये टैग लेके हर मोड चलेगा और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से बोलेगा अगर तुम इससे ज़्यादा दे दोगे तो मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊँगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें याद कैसे रखना है इसको, सो यू विल रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको थोड़ा याद करने के फॉर्मेट पे ले आते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a बाई बी होल स्क्वायर। नीचे से मैंने a को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a यहाँ पे आ जाएगा बाहर, ऐसा कुछ। आपको इसकी वैल्यू पता होती है, दिस 1/√μ एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज c/√μr एप्सिलॉन। तो फाइनली अगर मैंने इसको मॉडिफाई करा, यू विल गेट दिस फॉर्मूला टू बी 1/2a अंडर रूट μr एप्सिलॉन r, और आप इसको बोल सकते थे c।
अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप चाहते तो ये जो सी अपॉन म्यू अंडर रूट एप्सिलॉन आर है, इसको सिंपली वी से रिप्रेजेंट कर देते या फेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देते। सो दिस विल रिप्रेजेंट द फेज वेलोसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलोंग एनी जनरल डायरेक्शन। तो किसी भी जनरल डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट मैंने इसको वीपी लिख दिया, या फिर फाइनल जो एक्सप्रेशन आपके पास आता वो आता वी पी अपॉन 2a अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जहाँ पे वी पी की वैल्यू आपको मिल रही है सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये वो टैग है जो हर एक मोड आपका लेके घूमेगा, और हर एक मोड को अगर प्रोपेगेट कराना चाहते हो तो जो ये टैग है, जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लगाइए, देन दिस विल लीड टू द प्रोपगेशन ऑफ अ सर्टेन मोड। एंड एज यू कैन सी दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। तो जैसे जैसे आप मोड्स चेंज करते जाओगे, दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल चेंज इवेंचुअली, एंड इट इज़ अ वेरी गुड फैक्ट दैट दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर्मूला इज कमिंग आउट टू बी सेम फॉर बोथ टीई एंड टीएम मोड, क्योंकि टीई और टीएम दोनों के लिए हम लोगों ने लिख के देखा था। देखो यहाँ पे भी वही बीटा बार आ रहा था जो टीई में आ रहा था, जो टीएम में आ रहा था। सो फॉर बोथ टीई एंड टीएम दिस बीटा bar was same. So you can also say that it does not matter whether the mode is TE or TM, they will associate themselves with this cutoff frequency having this particular formula. तो इसी फॉर्मूले से आपको टी मोड की भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसी मोड से आपको टीएम मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, समझ गए ये फॉर्मूला? तो आगे से इस फॉर्मूले को याद भी रखना। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करा फाइनली, इट इज कमिंग आउट टू बी Vp अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कंक्लूजन्स लिख लेते हैं। इफ f becomes greater than fc, what is this f? Supply, operating frequency. Sometimes it is also called as operating frequency. Okay, so when this becomes greater than fc, you will say that certain modes will propagate. Certain mode will propagate. कौन सा मोड? Certain mode will propagate having cutoff frequency fc. ठीक है, तो वो सारे के सारे मोड्स प्रोपगेट कर जाएंगे जिनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी fc होगी. What will happen at exactly f equal to fc? So if you talk about exactly f equal to fc, अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं इसमें, बीटा बार को भी एसोसिएट कर लेते हैं. This leads to beta bar real. In that case, beta bar becomes 0. f equal to fc का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे f equal to fc का मतलब हो गया ओमेगा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. और अगर ओमेगा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन हो गया तो आपका बीटा बार कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते तो बीटा बार 0. बीटा बार 0 का मतलब क्या हुआ? देखो अब ज़रा ध्यान से देखो, आपने लिखा f इज इक्वल टू एफ सी. वॉट इज़ एफ सी? आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी और h अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. यही तो आपने देखा. और आपको पता था दैट बीटा बार इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर. यही था आपका. तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या मिलेगी? 0. तो एग्जैक्टली एफ इक्वल टू एफ सी पे ओमेगा विल बिकम इक्वल टू ओमेगा सी और एच अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और बीटा बार बिकम 0. अब ज़रा देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में अगर बीटा बार 0 हो जाता, ये अगर यहाँ पे बीटा बार 0 रख देते हैं तो ये स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव, बट व्हाट अबाउट दिस? तो प्रोपगेशन कांस्टेंट जो था वो तो आपका क्या हो जाता है? 0. और अगर बीटा बार 0 हो गया सो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी ट्रैवलिंग वेव नेचर along the guided axis और along the z axis. क्योंकि बीटा बार 0 हुआ तो कभी भी यहाँ पे आपको j ओमेगा टी माइनस बीटा बार z नहीं मिलेगा. रादर यू विल always get the term e to the power j omega t. So which means there will not be any propagation along guided axis. किसी भी एक्सिस के along propagation होने के लिए वहाँ पे ओमेगा टी माइनस बीटा z का फॉर्मेट प्रेजेंट होना चाहिए. तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? बोलो.
प्रोपगेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली स्टैंडिंग वेव, ओनली स्टैंडिंग वेव along x and y, x and y के along standing wave मिलेगा and no propagation along z axis, no propagation along z axis। ठीक है, तो आप बोलोगे कि स्टैंडिंग वेव तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए, स्टैंडिंग वेव हमेशा मिलेगा, स्टैंडिंग वेव हमेशा मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते थे स्टैंडिंग वेव अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, स्टैंडिंग वेव अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव ही तो प्रोपागेट करेगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आ गया सबको। अब फाइनली बताना एफ लेस देन एफ सी पे क्या होगा। सो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एफ लेस देन एफ सी, इन दैट केस बीटा बार बिकम्स प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट स्टैंडिंग वेव along x and y axis, बट इस बार कोई प्रोपगेशन नहीं मिलेगा, रादर यू विल गेट एटीन्यूएशन along guided axis, along guided axis। तो इस बार गाइडेड एक्सिस के along कोई प्रोपगेशन नहीं होगा, मतलब आपकी वेव डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे आप आगे बढ़ाते हो ना, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे डिके करता चला जाएगा, ऐसा कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी कंक्लूड हुई। तो अब यहाँ से फाइनली आप देख के ये बोल सकते हो दैट इफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स ग्रेटर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मोड, then for that certain mode the dielectric will offer real beta bar along guided axis and the certain mode or the field pattern will propagate from source to destination, जिसमें x और y एक्सिस के लॉन्ग स्टैंडिंग वेव होंगे और वो पूरे के पूरे स्टैंडिंग वेव z में प्रोपगेट कर रहे होंगे। अगर आपने एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर सप्लाई लगा रखी है इन दैट पर्टिकुलर मोड, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट पर्टिकुलर मोड विल नॉट प्रोपगेट, बल्कि सिर्फ और सिर्फ x और y एक्सिस में वो स्टैंडिंग वेव बना के रखे होंगे, बट वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे होंगे। अगर आप f लेस देन fc का केस करेंगे, विच मीन्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी the operating frequency is less than the cutoff frequency of a certain mode, then the dielectric will offer imaginary beta along the guided axis, which leads to the formation of the standing wave along x and y axis, but neither they will propagate along the z axis nor they will oscillate along the z axis, rather as the time progresses they will be attenuating themselves along the guided axis। तो जो ये वाले सारे के सारे मोड्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है, इनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्लस नॉन प्रोपगेटिंग। एग्जिस्ट तो करेंगे ये मोड्स, नॉन प्रोपगेटिंग होते हैं और इन्हीं को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं इवैनेसेंट मोड्स। सो टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज इवैनेसेंट मोड्स। तो इवैनेसेंट मोड्स के डेफिनेशन क्या हो गई, इवैनेसेंट मोड्स आर नॉट नॉन एग्जिस्टिंग मोड्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इवैनेसेंट मोड्स means the fields are still existing but they are not able to propagate themselves because they are not getting the enough supply frequency to propagate themselves। तो ये fields exist ज़रूर कर रही हैं, इनको proper supply नहीं मिल रही, इस वजह से ये propagate नहीं कर पा रहे हैं। So for any waveguide the evanescent modes are the function of the supply or the operating frequency। If the operating frequency is having certain behavior or a certain range, the evanescent modes might change। अगर कोई frequency 15 GHz की है तो वो कोई डिफरेंट इवैनेसेंट मोड्स देगी। कोई फ्रीक्वेंसी अगर आपने सप्लाई लगा रखी है 7.5 GHz की, दे विल गिव यू द डिफरेंट इवैनेसेंट मोड्स। इफ यू हैव अप्लाइड एनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 GHz, दे विल गिव यू द डिफरेंट इवैनेसेंट मोड्स। तो इवैनेसेंट मोड्स आर 110%, दे आर एग्जिस्टिंग मोड्स, दे विल एग्जिस्ट फॉर श्योर, बट दे विल प्रोपगेट और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो कितने लोग इवैनेसेंट मोड की डेफिनेशन समझ गए कि दिस इवैनेसेंट मोड्स आर इवेंचुअली आर नॉट नॉन एग्जिस्टिंग मोड्स, they are existing modes first of all, secondly they are non propagating in nature because they are not getting enough excitation for themselves to propagate from source to destination। समझ आया आगे ये सबको समझ में ना लॉजिकली। तो देखो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से वेवगाइड समझा सकूँ, बट वेवगाइड असल में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे वेवगाइड, तो उसमें मैं आपको सारा मैथमेटिक्स भी इंक्लूड करके बताऊंगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर दिस सेशन।
एंड वी डू नॉट नीड एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स, वो हमें चाहिए नहीं होता है, बट अगर वो मिल जाता है तो और भी अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे वेवगाइड को हम लोग थोड़ा और विजुअलाइज कर सकते थे. बट स्टिल I am trying to again, as I said in the last class, strike a balance between theory and mathematics so that you can get at least what you want for your exam preparation and to clear the examination. ठीक है, चलो. तो मेरे ख्याल से ना ये पूरा का पूरा लॉजिक अब आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया. तो ये जो जेनेरिक डिस्कशंस हो रहे हैं ना, दे गिव यू द क्लैरिटी दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द वेवगाइड, and if somehow you will get the mathematical support to these things, so then this becomes very important for us. तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो अभी तक पढ़ा उसमें मैथमेटिकल और थ्योरी बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनाते हुए चल रहे हैं, ना तो कुछ कम पढ़ा है ना तो कुछ ज़्यादा पढ़ा है, तो वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं. ठीक है, चलो. और मतलब जो क्रिटिकल मैथमेटिक्स वाले पार्ट थे जिसमें बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस आते हैं, जो स्टार्टिंग में मुझे करना चाहिए था वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया आपके लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें एज ऑफ नाउ, एंड वी कैन गो विदाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, बाद में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी करवा दूंगा, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो. तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन अब यहाँ तक समझ में आया, तो इसको समराइज करते हैं. चलो, तो f ग्रेटर देन एफ सी, f इक्वल टू एफ सी, f लेस देन एफ सी. ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना ठीक है या नहीं. बीटा बार रियल. ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप एग्जिस्टिंग प्लस प्रोपगेटिंग. ठीक है, तो ये मोड एग्जिस्ट करेगा प्लस प्रोपगेट करेगा. साथ में इसमें होगा क्या, स्टैंडिंग वेव अलोंग एक्स वाई, प्रोपगेशन अलोंग सेट. चेक कर लो यहाँ पे बीटा बार 0, एग्जिस्टिंग प्लस नॉन प्रोपगेटिंग, है ना. प्रोपगेट तो ये भी नहीं कर रहे, तो इनका देखना स्टैंडिंग वेव अलोंग x and y, no propagation along z, बट एटेन्यूएशन भी नहीं. थर्ड केस में देखना बीटा बार प्योरली इमेजिनरी, दिस विल गिव यू एग्जिस्टिंग प्लस नॉन प्रोपगेटिंग, existing plus non-propagating, and this leads to standing wave along x and y, and now this will give you attenuation along z. ठीक है, तो ये आपको देगा attenuation along z. समझ आ गया. अब एक लास्ट पॉइंट इसमें और देख लेना. हाँ, ये होता है आपका इवैनिसेंट मोड्स. दिस लीड्स टू इवैनिसेंट मोड्स. इवैनिसेंट मोड्स की डेफिनेशन होती है दैट दे आर नॉन प्रोपगेटिंग मोड्स. दे आर नॉन प्रोपगेटिंग मोड्स. ये होते हैं आपके इवैनिसेंट मोड्स. समझ आया ना सबको. तो देखो, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने चीज़ फिगर आउट कर लिया कि असल में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वेवगाइड के अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि वेवगाइड के अंदर जो आप फील्ड्स कैलकुलेट कर रहे हो, दे आर फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो, दे आर फंक्शन ऑफ वाई ऑल्सो, दे आर फंक्शन ऑफ जेड ऑल्सो. So they are function of x, y and z separately. So you can say that now you are very much comfortable that if f becomes greater than fc, which means operating frequency is greater than the mathematical parameter of a certain mode, then what can you say about that particular mode or the field pattern. तो अगर field pattern को आप जज करें तो आप बता सकते हैं कि जो भी x, y, z के फंक्शन आएंगे उसमें x और y में तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, z में प्रोपगेशन होगा. x और y में स्टैंडिंग वेव, z में प्रोपगेशन नहीं होगा. x एंड y में स्टैंडिंग वेव एंड z में एटेन्यूएशन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया
तो आप मुझे बताइए, फिर आगे हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ के फॉर्मूलेज वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ सर्टेन मोड कैलकुलेट कर लो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपने कैलकुलेट कर लिया, इट वाज कमिंग आउट टू बी v/2a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अगर आपको कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v बाई fc, यू विल गेट 2a अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ। तो जो लॉजिक आपने fc के लिए दिया, द सेम लॉजिक यू कैन गिव फॉर योर कट ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ के लिए देखो वो लॉजिक कैसे देंगे आप। अब जस्ट एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। ये देखो, ये था आपका वेव गाइड, ठीक है, ये था आपका सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको मिली। उसके बाद ये वेव गाइड के अंदर आपका पूरा का पूरा ट्रैवल हो रहा था। ये वेव गाइड इसको म्यू और एप्सिलॉन कुछ ऑफर कर रहा था। ओके, नाउ दिस वाज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v। तो ये वीपी हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी आपका ईएम वेव सप्लाई से अंदर जा रहा है, सप्लाई से जब ये अंदर जाएगा ईएम वेव, तो ये वीपी और एफ की फ्रीक्वेंसी से जाएगा। तो मैं ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हटा देता हूँ, आगे से ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो हम लोग जस्ट ये बोल रहे हैं कि ये जो ईएम वेव अंदर एंटर करी है, इट इज़ एक्चुअली हैविंग द फेज वेलोसिटी वीपी एंड द फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगा दी। ज़्यादा अगर आपको सप्लाई बनाने का मन है तो सप्लाई यहीं पे एसोसिएट करके हम लोग दिखा देते हैं कि ये रही आपकी सप्लाई। ठीक है, यहीं पे हम लोग डायरेक्टली फीड कर देते हैं लाके इसको। तो यहाँ से सप्लाई ये वीपीएफ मिला। अब यहाँ पे देखो, लैम्डा निकालने के लिए ना सिर्फ सप्लाई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट लैम्डा, देन द लैम्डा विल बी कैलकुलेटेड बाय वीपी बाय एफ। तो जो लैम्डा की कैलकुलेशन होती है ना, उसके लिए सिर्फ सप्लाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू ऑल्सो नीड द मीडियम, और ये दिस इज योर सप्लाई। सो बस ये छोटी सी बात मैं बताना चाहता था, दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सप्लाई। बट अगर ये कट ऑफ वेवलेंथ आप निकालना चाहते हो, सो टू कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ यू शुड ऑल्सो नो द व्हाट इज द फेज वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव इनसाइड द वेवगाइड। तो जस्ट यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगी सारी चीज़ें। सपोज योर लैम्डा बिकम्स लेस देन लैम्डा सी, दिस लीड्स टू एफ ग्रेटर देन एफ सी। बाकी कंक्लूजन्स आपको पता है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी, दिस लीड्स टू एफ इक्वल टू एफ सी। कंक्लूजन्स आपको पता है, लैम्डा ग्रेटर दैन लैम्डा सी, दिस लीड्स टू एफ लेस देन एफ सी। ये भी कंक्लूजन्स आपको पता है। ठीक है, तो जस्ट ये ऑपोजिट हो जाता है अगर आपके पास लैम्डा की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो। ओके, तो लैम्डा की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास प्रेजेंट है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ओनली। सप्लाई कभी भी लैम्डा की नहीं होती। सप्लाई से सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी और मीडियम के कॉम्बिनेशन से, विद द हेल्प ऑफ दिस म्यू एंड फ्रीक्वेंसी, यू कैन कैलकुलेट द फेज वेलोसिटी। क्योंकि फेज वेलोसिटी आपको पता है कैलकुलेट करने के लिए यूनिट सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो सिर्फ इतनी ज़रूरत आपको होती है। तो अगर आपको किसी ने बता दिया कि सप्लाई कितनी लगा रखी है और मीडियम कौन सा है, देन यू कैन कैलकुलेट द लैम्डा, बिकॉज व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वीपी अपॉन वीएफ। मीडियम से म्यू आर एप्सिलॉन आर मिल जाएगा, ये निकाल लेना। तो जैसे मीडियम और सप्लाई पता चली, यू कैन कैलकुलेट लैम्डा। एंड इफ यू हैव दिस मैथमेटिकल पैरामीटर लैम्डा सी for a certain mode, then also you can tell about the propagation, standing wave nature and the attenuation of a certain mode. तो किसी भी पर्टिकुलर मोड के साथ दो टैग हमेशा एसोसिएटेड होते हैं, वन इज FC एंड लैम्डा सी। दिस FC टैग you can calculate by the mathematical parameter which is mentioned here. This lambda c tag you can calculate by the mathematical parameter which is associated here. तो जितने भी मोड्स होते हैं वो दो टैग लेके चलते हैं, एक FC का, एक लैम्डा सी का। अगर आप लैम्डा से जज कर पाते हो उनको, लैम्डा के लिए आपको मीडियम की भी जानकारी चाहिए, सप्लाई की भी जानकारी चाहिए। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन से आप लैम्डा निकाल सकते हैं और लैम्डा सी को कंपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट द प्रोपगेटिंग, एटीन्यूएटिंग और द ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ अ सर्टेन मोड। एंड इफ यू नो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टैग ऑफ अ सर्टेन मोड and you know the supply frequencies nature, then also you can judge all these three natures of the given mode कि वो propagate करेगा, attenuate करेगा या सिर्फ oscillate ही करता रहेगा along the guided walls। ठीक है, ये लॉजिक्स कितने लोगों को समझ में आ गया कि वेव की किसी भी वेव गाइड के पास, किसी भी मोड के पास दो टैग होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, दो टैग होते हैं। एक टैग FC होता है। FC को कौन कंट्रोल करता है? अकेला F, अकेला सप्लाई FC को कंट्रोल कर सकता है और पूरी जानकारी आपको दे सकता है। दूसरा टैग लैम्डा सी, लैम्डा सी को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई के साथ साथ मीडियम का भी पैरामीटर चाहिए। मीडियम का पैरामीटर उसको नहीं दोगे तो कभी भी लैम्डा नहीं निकलेगा, लैम्डा नहीं निकलेगा तो कंपेयर करके कभी भी रिजल्ट नहीं बता पाओगे। तो दोनों टैग को कंट्रोलिंग पैरामीटर अलग अलग दिए जा रहे हैं,
FC को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सप्लाई की फ्रीक्वेंसी काफ़ी है, लैम्डा C को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मीडियम की भी जानकारी देना ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, समझ गए ना ये सारी चीज़ें। चलो, तो जितना हो पा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज इतने से भी काम चलता कि ये लिख देते प्रोपगेटिंग एग्जिस्टिंग दिस दैट, है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंस वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो वेव गाइड में भी आई ऑल्सो डोंट वांट टू लीव एनी टॉपिक विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या पढ़ना है? चलो, अब टिल्ट एंगल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, अब इसको कल ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कल वाली जो क्लास होगी ना, वो शायद आपका OBS वाले प्लेटफॉर्म पे, मतलब वाइट बोर्ड पे ना हो पाए, क्योंकि कल मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है और तो फिर ये बोर्ड तो जाएगा नहीं साथ में। सो आई कैरी माई लैपटॉप एंड आई ट्राई टू कंडक्ट द सेशन ऑन द OBS। तो कल आपका जो सेशन होगा वो जैसे हमारा पहले वाला प्लेटफॉर्म होता था, पहले वाला जो प्लेटफॉर्म होता था ना, उस पर हम लोग करेंगे कल का सेशन। कल भी 2 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल टिल्ट एंगल का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे एंड कल सेकेंड हाफ से क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ 1 घंटे का थ्योरेटिकल टॉपिक और बचा है। आफ्टर दैट वी हैव टू डू एटलीस्ट 2 सेशंस ऑफ द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन टू द एंटीना। तो वेव गाइड में ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू कवर ऑल द टॉपिक्स। सो वंस वी विल डू दैट वी विल मूव ऑन टू द एंटीना टॉपिक। ओके, तो ये 2 टॉपिक्स थे, ये टॉपिक जो थे ये आपको कवर करने थे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging jet contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.